जो कांग्रेस ने किया है वो तो किया है, लेकिन जो सरकार से लोगों की नाराज़गी है वो कांग्रेस को ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा रही है। नमस्कार। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है यमकेश्वर विधानसभा। ये पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र का एरिया है। ऋषिकेश के राम सेतु पुल के जस्ट बगल में हम एक ग्राउंड में पहुंचे और हमको यहाँ कुछ लोग कुछ युवा लोग क्रिकेट खेलते हुए मिले और हम जानने की कोशिश करेंगे इनसे केवल चुनावों की बातें ही नहीं, तो ऋषिकेश के बारे में, यमकेश्वर विधानसभा के बारे में और पहाड़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दे हैं, कैसा टूरिज़्म को क्या असर पड़ा है इस एरिया में, खासकर क्योंकि यहाँ बहुत सारा रोज़गार टूरिज़्म की वजह से पैदा होता है। तो बात करते हैं लोगों से। सर, आपका नाम? मेरा नाम शिवा सिंह है। शिवा जी, क्या करते हैं आप? हमारा बिजनेस है राफ्टिंग कैंपिंग का। इसी से यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग कनेक्टेड भी हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ पे टूरिज़्म पे डिपेंड, यहाँ प्रदेश है जो है टोटली टूरिज़्म पे डिपेंड रहता है। मेरा भी राफ्टिंग कैंपिंग का काम। तो आपका मतलब यहाँ एजुकेशन आपने पूरी की, आप शुरू से इसी बिजनेस में हैं या आपने जॉब चेंज करके फिर ये सब काम किया? नहीं नहीं, पहले तो हर कोई ये चाहता है कि उसको एक अच्छी सरकारी नौकरी मिले या फिर कहीं पे भी वो जॉब करे। पहले तो वही रहता है। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर चुका हूँ। जॉब ना मिलने के कारण मुझे कहीं ना कहीं जो मेरे फादर का बिज़नेस था उसको आज उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे प्रदेश में जो बेरोज़गारी का स्तर है वो सबसे ज़्यादा है। रोज़गार है नहीं। जगह समय समय पे जो भी एग्ज़ाम वगैरह गवर्नमेंट कराती है वो धांधली को भेंट हो जाते हैं। तो इस कारण मुझे नहीं लगता मेरे प्रदेश में जो सरकार है वो मुझे नौकरी दे सकती है। तो इस कारण मैं अब अपना बिज़नेस ही है उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। मतलब मैं पर्टिकुलरली ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप आज से 3-4 साल पहले, अभी तो एक जैसे बीजेपी एक पर्टिकुलर पार्टी की सरकार है, पहले कांग्रेस की सरकारें भी रही होंगी, तो क्या आप ये कह रहे हो कि अभी की सरकार में ही ऐसा है या पुरानी सरकारों में भी ये हाल थे कि कांग्रेस की सरकार रही? जैसे यूजुअली ये होता है कि आप जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसको लेकर आप पूछते हैं, पर क्या ये स्थिति हुई है कि सरकार बदलने के बाद स्थितियाँ खराब हुई या पहले की स्थिति कैसी थी, आज से 5 साल पहले की सरकार की स्थिति? देखिए, पहले तो जो सवाल जवाब होते हैं, जो जिसको हमने जिताया है, जो हमारे यहाँ पे सरकार है वर्तमान में, उसी से होते हैं। आज से पहले भी कहीं ना कहीं हालात ऐसे थे, लेकिन इस आज के टाइम पे जो हालात हैं वो बहुत बद से बदतर हैं। 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं हमारे प्रदेश में। युवाओं को कहीं पे रोज़गार नहीं है। वो अपने स्तर से जो हमारा यहाँ पे टूरिज़्म पे डिपेंड प्लेस है हमारा, ये टूरिज़्म पे अपना फोकस कर रहे हैं, जॉब के नाम पे कुछ है ही नहीं। नहीं, आप जैसे ये कह रहे हो कि 3-3 मुख्यमंत्री बदले, तो इशू ये हो जाता है किसी भी इलेक्शन में या किसी भी पॉलिटिकल मुद्दे में कि आप अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करते हो। अल्टरनेटिव बेटर होना चाहिए, पर अगर आप अल्टरनेटिव ढूंढोगे और अल्टरनेटिव आपको मिलेगा ऐसा, जो जैसे कि कांग्रेस की सरकार में 2-2 मुख्यमंत्री बदले गए। हरीश रावत मुख्यमंत्री बने, उससे पहले विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने। विजय बहुगुणा फिर बीजेपी में चले गए, फिर लौट के आए। ये स्थितियां बनी। तो मतलब अल्टरनेटिव अगर आप ये सोचते हैं कि मान लीजिए इस बार कांग्रेस यहाँ पहले तो पूछना चाहूँगा, अल्टरनेटिव क्या केवल कांग्रेस है या जैसे आम आदमी पार्टी का भी कुछ नाम सुन रहे हैं, तो कुछ अल्टरनेटिव बन रहा है उस हिसाब से? नहीं, अल्टरनेटिव यहाँ पे कांग्रेस ही है। हाँ, अभी जो आम आदमी पार्टी है या अन्य दल हैं वो ज़मीन ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो उनको अभी तक कोई इस प्रकार की ज़मीन नहीं मिली है। ना ही वो लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं। यहाँ पे अगर दूसरा कोई एक अपोजिशन उसके सामने देखता है तो वो कांग्रेस ही है या फिर भाजपा। 2 ही दल हैं जिनसे लोग कनेक्ट होते हैं, जिनको लोग अपना एक विकल्प समझते हैं। इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? अमित चौहान। अमित जी, आप क्या करते हैं? सर, मेरा भी टूरिज़्म से रिलेटेड है, बाइक रेंट राफ्टिंग वगैरह का काम है हमारा। तो जैसे सर, आप राफ्टिंग का ही काम करते हैं या आप भी रेंटिंग का, बाइक रेंटिंग का नहीं, काम करते मेरा राफ्टिंग का काम है। हैं? और इनका आपका काम मेनली बाइक रेंटिंग से? बाइक रेंटिंग राफ्टिंग दोनों का है। तो मतलब कैसे इसमें क्या करना पड़ता है? मान लो मेरे को राफ्टिंग करनी है तो मैं कैसे करूँगा? राफ्टिंग ये है कि आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे बहुत से पैचेस हैं, लाइक ब्रह्मपुरी, शिवपुरी, मरीन ड्राइव, 3 पैचेस हैं हमारे। उसमें आप डायरेक्टली बुकिंग कर सकते हैं थ्रू, आप फ़ोन कर सकते हैं या तो आप डायरेक्टली ऑफिस में आके बुकिंग करवा सकते हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स के ऊपर आने से पहले मैं एक सवाल ये जानना चाहूँगा कि जैसे आप लोग कई बार ये फैमिली बिजनेस होते हैं, तो ये कब से चल रहे हैं इस एरिया में ये बिजनेस, राफ्टिंग के या इस तरीके के बिजनेस? सर, काफ़ी टाइम हो गया है, 25-30 साल मान के चलें आप, 20-25 साल। तो आपकी फैमिली में भी एक बिजनेस किया होगा। थोड़ा सा ही बताइए कि आप जैसे आपकी जनरेशन ने जब ये बिजनेस टेक ओवर किया तो आप ऑनलाइन
अब आप ऑनलाइन बुकिंग लेते होंगे, आपके पेरेंट्स नहीं ले, आपके फादर नहीं ले सकते थे, तो आप लोगों ने कोई नए नए टेक का या नए रीच का मार्केटिंग का यूज़ किया अपनी रीच बढ़ाने के लिए? ऐसे क्या ऐसा कुछ किया होगा आपने, जैसे कि क्योंकि आप स्वरोजगार कर रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि उसको जितना बढ़ा सके, तो आपने क्या तरीके यूज़ किए? सर पहले तो ऐसा रहता था, बेसिकली जो आज से पहले रहता था वो डायरेक्टली आप बुकिंग कर सकते हैं ऑफिस में आके डायरेक्टली। अब ये हम पे बहुत सारे स्कोप है, इंस्टाग्राम है, हम पे फेसबुक है, सोशल मार्केटिंग हमें बहुत करनी पड़ती है। तो कंपटीशन बहुत है सोशल मार्केटिंग में भी, और आपका आप ऑफलाइन भी करेंगे उसमें भी, दोनों में कंपटीशन है। तो हम ऐसा रहता है कि हमें एक टारगेट एरिया सेट करना पड़ता है। जैसे बेसिकली हमारे जैसे केस में दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़ वगैरह से ज़्यादा लोग आते हैं, तो हमारा टारगेटिंग एरिया बेसिकली वही रहता है। महाराष्ट्र वगैरह से भी लोग आते हैं, बट बेसिकली दिल्ली हमारा क्या है, दिल्ली बहुत कनेक्टिंग है ऋषिकेश से। तो हमारा बेसिकली मेन फोकस जो ऑनलाइन में भी रहता है वो दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा ही रहता है। जैसे उन्होंने बोला कि रोजगार के लिए उन्होंने पहले सरकारी नौकरी की कोशिश की, तो आपने भी कोशिश की सरकारी नौकरी की पहले, या नौकरी की? मैं पहले दिल्ली जॉब करता था 3 साल। कौन सी कंपनी में? सर मैं बीपीओ में भी करा है, मैंने प्रॉपर्टी डीलिंग फर्म में भी जॉब करी है। 3 साल मैंने अपना दिल्ली में रह के जॉब वॉब करके फिर मैं यहाँ पे आके ये वाला बिजनेस हमने स्टार्ट किया। कब आए आप वापस? मैं आ गया था 2018 में आ गया था सर। मतलब 2018 वो वाला दौर नहीं है कि जब लोग वापस उस तरीके से आ रहे थे, जैसे अभी कोविड के चलते काफ़ी लोग वापस आए हैं शायद मेरे ख्याल से, खासकर पहाड़ों में। तो आपको क्यों लगा कि वापस आना चाहिए, या फैमिली बिजनेस था इस वजह से? फैमिली बिजनेस है, बेसिकली मैं बाय बॉर्न यहीं से हूँ। मेरा मेन फोकस ही टूरिज्म को लेके था, तो वो एक तरीके से आप एक्सपीरियंस बोल सकते हैं जो मैं बाहर लेने गया था थ्रू जॉब। उसके बाद आके सर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है। और एक सवाल जो ये उठता है कि अभी कोविड के बाद यहाँ रोजगार के लिए, चूँकि पहले से ही दिक्कत है, जी। पहले से दिक्कत है पहाड़ों में रोजगार के लिए, और उसके बाद एक ये वाली स्थिति आ जाती है कि कोविड आ जाता है और टूरिज्म का हम हाल देख रहे हैं। हम काफ़ी जगह यहाँ घूमे और वो जो भीड़ हुआ करती थी ऋषिकेश की, वो भीड़ मुझे लगा थोड़ी कम है। दुकानों में उस तरीके से लोग नहीं हैं जैसे हुआ करते थे। ठंड का माहौल भी है, परंतु ऋषिकेश अपने आप में इतना टूरिज्म के हिसाब से इतना बड़ा एरिया है कि यहाँ उस मौसम का उतना वैसे फ़र्क नहीं पड़ता। कंपैरेटिवली सभी लोग कह रहे थे कि बिजनेस को अफेक्ट हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि मेरा प्रश्न ये भी है कि आपको कितना लगता है कि अफेक्ट हुआ है, और ये कि आप इसमें एक्सपेक्ट करते हो कि सरकार आपकी हेल्प करे या नहीं की, या की किस तरीके से, तो आप बता सकें। सर हमने जो बिज़नेस स्टार्ट करा था वो कोरोना से जस्ट पहले स्टार्ट करा था। तो हमारा जो ये होता है वो होता है मार्च से स्टार्ट। तो हमने आज तक सीज़न नहीं देखा। हम अपनी बात करें, जो हमने स्टार्ट करा था, हमारा बेसिकली सीज़न होता है मार्च से स्टार्ट होता है, मार्च में ही लॉकडाउन लग जाता है। तो अभी तक हमारा मेन इफेक्ट सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं आया है। सरकार ने जो हमें एक स्कीम चलाई थी बैंक से रिलेटेड कि आपका जो भी किस्तें वगैरह गाड़ी की हैं, जैसे हमने बाइक वगैरह ले रखी है, हमने फाइनेंस करवा रखी है, मोनिटोरियम एक वर्ड आया था, मोनिटोरियम का, तो उससे भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। हमारे ऊपर से जो चेक है जो हमने दिए थे मोनिटोरियम, वो भी बाउंस हुए हैं। तो सरकार की तरफ से हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ है सर टूरिज़्म लाइन में। हम तो साफ डायरेक्टली सीधा बोलते हैं। और उसके बाद भी जो इन्होंने बोला था कि टूरिज़्म से रिलेटेड आप पे इतना फंडिंग आएगी, वो भी हमें अभी तक नहीं मिली है। तो उन्होंने कहा कि एक नई पार्टी आएगी, बदलाव आएगा तो कुछ बदलेगा। थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड उत्तराखंड का ऐसा है कि ये 2 घिर्रियाँ इस तरह से चलती हैं कि 5 साल एक पार्टी। जी। उस 5 साल की पार्टी में भी वही दिक्कतें जो कांग्रेस के टाइम पे हमें सुनाई देती थी, वही दिक्कतें अभी भी सुनाई देती हैं। वो सदा के मुद्दे हैं, पलायन है, रोजगार है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मान लीजिए पार्टी बदलेगी, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार बदलेगी तो आपको असर पड़ेगा, या बस एक ये है कि अब ये अच्छी नहीं है तो हम चेंज करना चाहते हैं टाइप? देखिए सर, बेसिकली जो हमने बिज़नेस स्टार्ट करा है, हमने बीजेपी सरकार से स्टार्ट करा था। अब जो सरकार आएगी हम उसको देखेंगे, उसको परखेंगे कैसा है, क्योंकि जो हमारा बिज़नेस स्टार्ट हुआ है बीजेपी सरकार में स्टार्ट हुआ है, और हम डायरेक्टली अभी उसी को बोलेंगे कि हमारा उनकी तरफ से कोई बेनिफिट नहीं हुआ है जैसे एज अ कोरोना। पुष्कर धामी जी ने अभी पिछले 6 महीनों में काफ़ी सारी स्कीम्स लॉन्च की है, और वो रोज़गार के मुद्दे पे भी कहते हैं कि हमने 10,000 पद अभी नियुक्तियाँ निकाली हैं, रिक्तियाँ निकाली हैं, और आने वाले वक्त में 26,000 के आसपास नियुक्तियाँ निकालेंगे। तो ये लोग कह रहे थे कि कोशिश कर रहे हैं धामी जी करके। तो आपको लगता है कि एक नया मुख्यमंत्री आया है, नया चेहरा आया है, आप हो सकता है पुराने मुख्यमंत्री से नाराज़ हों? सर पुराने जो धामी जी भी आए हैं, अभी तक जिस टाइम से वो आए हैं मेरे ख्याल से 5-6 महीने हुए हैं, तो उसके बाद ऐसा कुछ हमने देखने को तो मिला है नहीं हमें। हम अपनी बात करेंगे, हम किसी और की बात तो करते हैं नहीं। जो हमने भी स्टार्ट करा है हम उससे रिलेटेड आपसे बात कर रहे हैं कि जब हमने स्टार्ट करा था तब से लेके अभी तक कोरोना काल ही आया है सर। हमने अभी तक जो सीज़न हमारा होता है वो मार्च से स्टार्ट होता है, मार्च में लॉकडाउन लग जाता है, उससे पहले पूरा चलता है, पूरी कंट्री रनिंग करती है। मार्च में जो हमारा सीज़न आता है, हमारा बेसिकली जो कमाने का सीज़न है वो मार्च में है, मार्च में लॉकडाउन जाता है। अब के टाइम में भी सेम स्थिति है, जिस टाइम पे हमारा सैटरडे संडे वो चलता है उस टाइम पे अभी लॉकडाउन लगा हुआ है।
जहाँ से बेसिकली हमारा आपका नाम क्या है जी? जी, मेरा नाम आशीष रयाल है। यहीं के रहने वाले हैं जी सर। और क्या काम करते हैं? सर मेरा भी इसी से टूरिस्ट से ही रिलेटेड वर्क है, बाइक रेंट का, राफ्टिंग और कैंपिंग का। तो आप सब लोग जो जैसे अगर विजय जी दिखा सकें पीछे, तो काफ़ी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये सब लोग क्या यहाँ के लोकल बिजनेसमैन हैं या जॉब करते हैं? मतलब ये लोग काफ़ी यंग लोग लग रहे हैं, तो क्या कर कुछ नौकरी रोजगार तो करते होंगे, तो यहाँ मेनली रोजगार का स्रोत यही है क्या? सर मोस्टली लोग अपने रोज़गार से जुड़े हुए हैं, जिनके अपने ऑफिस हैं, जिनका बाइक रेंट का काम है या टूरिस्ट से रिलेटेड कुछ काम है, सारे आप देख सकते हैं इस समय सारे क्रिकेट खेल रहे हैं। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है? कोविड। और आज से हम 2 साल से कंटिन्यू देखते आ रहे हैं, कोविड की भेंट हमारा रोज़गार चल रहा है। सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये क्वेश्चन आप हमसे करेंगे, हम आंसर करेंगे, उसका कोई बेनिफिट होता नहीं है। हमने पहले भी सरकारें देखी हैं, हमने आज भी सरकारें देखेंगे और निरंतर हम आगे भी सरकारें देखेंगे। मैं उसे बीजेपी को काफ़ी सपोर्ट करता हूँ, अब खासकर जब से मोदी जी आए हैं। वैसे मैं हिंदुत्व को देख के वोट करता हूँ, वो एक अलग अलग एजेंडा है हमारा। अभी जो बेसिकली चलने के लिए कहते हैं, रास्ते के लिए चलने के लिए पाँव मजबूत होने चाहिए, वो हमारे पाँव मजबूत है नहीं। हम जब तक, अब पिछली बार भी हमने ऐसे किया, पिछले जो हमने सीज़न देखा, मार्च से हमारा सीज़न स्टार्ट होता है मोस्टली, तब तक लोग कोविड की स्थिति आ गई। अभी हमने देख रहे हैं जब तक स्टार्ट, अभी एक प्रक्रिया चल रही है, एक प्रक्रिया अभी कोविड की प्रक्रिया ही मान सकते हैं हम इसको। अभी जब तक ये चुनाव संपन्न होते हैं, आई थिंक हमें लगता है, हमारे मन में डर है कि तब तक कोविड की स्थिति पूर्ण बन जाएगी और आई थिंक लॉकडाउन लग सकता है। तो वही स्थिति हो रही है। पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, मैं आपसे, सरकारों से, बहुत सरकारों से, क्या अभी पुष्कर सिंह धामी जी आए हैं, 5 महीने आई थिंक हुए हैं इनको, 5 महीने में इन्होंने क्या किया कुछ खास? उत्तराखंड मोस्टली ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, ये छोटे मोटे जो इलाके हैं जो है, और ये किसी से जुड़े हुए हैं, ये टूरिस्ट से जुड़े हुए हैं। राफ्टिंग कैंपिंग हमारा व्यवसाय यही है। हमारे पास इसका कोई व्यवसाय, इसके अलावा कोई व्यवसाय ऋषिकेश में आप ढूंढ सकते हैं, फिर कोई नियर बाई ढूंढ सकते हैं, कुछ नहीं है। तो क्या कुछ नहीं होता है? हर बार यही होता है, चुनाव में आपके मंत्री संतरी सब पूरी सब कुछ कर रहे हैं, आपकी जनसभाएं हो रही है, सब कुछ हो रहे हैं, कोई कोविड का कोई पालन नहीं हो रहा है। पर लेकिन जब हमारी स्थिति आती है, जब हम चाहते हैं कि हमें सीजन चलाएं, हम कुछ पैसा कमाएं, तो हमारी स्थिति हो जाती है कोविड के अनुसार। जैसे इन्होंने बात कही, तो इनका कहना था कि जैसे इनमें सरकार को लेकर नाराज़गी एक होना कि रोजगार की क्षति हुई है, उस वजह से नाराज़गी होना जाहिर है, परंतु एक दिखता है कि आप एक पार्टी को वोट ना भी करें, समर्थन करते हैं। तो अगर आप, जैसे आपको लगता है ये चेंज होना चाहिए, तो चाहे बीजेपी 3 मुख्यमंत्री बदल देती है, उसके बाद भी राजनाथ जी यहाँ के कहते हैं कि हम 3 बार बदलें चाहे 5 बार बदलें, हमको जनता ने वो दिया है। दूसरा दिक्कत कांग्रेस के साथ जो हमें उत्तराखंड में दिखती है कि उत्तराखंड में कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता है हरीश रावत जी हैं, हरीश रावत जी सबसे बड़े नेता हैं, और वो अब पिछली बार अपनी दोनों विधानसभा सीट हार जाते हैं। तो अगर कांग्रेस यहाँ दोबारा आना चाहती है, तो किसके बल पर? जैसे उनके पास एक एजेंडा है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक एजेंडा, हमारा एक एजेंडा है, हमारा एक मुद्दा है जो हमारे पास अभी भी सॉलिड है, हमको परेशानी हो सकती है पर हमारे पास एक मुद्दा है। तो कांग्रेस के पास, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस क्या प्रयास कर रही है, खासकर इन क्षेत्रों में जो अंदरूनी क्षेत्र हैं, एक प्लेन्स का एरिया है पर एक जहाँ पहाड़ शुरू होता है, कांग्रेस का मूवमेंट क्या है, कैसा है, कांग्रेस का प्रचार कैसा है, कांग्रेस के प्रत्याशी कैसे हैं, आप बता सकते हैं? इस बार जो कांग्रेस ने लगभग प्रत्याशी जो तय किए हैं अपनी सूचियों में, जो जिनको टिकट दिया है, लगभग जैसे कि मैंने टीवीज़ पे भी देखा है, लगभग जितने भी सर्वे दिखा रहे हैं, लगभग वो कांग्रेस की सरकार को ज़्यादातर सर्वे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेस की। उसका मेन जो कारण जो रहा है पिछले 5 सालों में, 4-5 सालों में, जो कांग्रेस का ज़मीन पे वर्क रहा है, टीमें बनाना, अपनी बूथ की टीमों को बनाना, उनके साथ ज़मीन पे उतरकर जो कांग्रेस ने यहाँ पे 2-3 सालों में पिछले काम किया है, तो आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर होगा। और जो कांग्रेस ने किया है वो तो किया है, लेकिन जो सरकार से लोगों की नाराज़गी है वो कांग्रेस को ज़्यादा बेनिफिट पहुँचा रही है। नहीं, जैसे ना ये आपसे मैं समझ गया, हो सकता है कई लोगों में ये स्थिति बने कि वो सरकार से नाराज़गी है, परंतु जैसा उन्होंने कहा कि सरकार से एक पर्टिकुलर नाराज़गी हो सकती है, परंतु एक पार्टी एफिलिएशन है वहाँ। कांग्रेस में नाराज़गी भी है, लोग वोट, मतलब कई बार ये बात होती है कि वोट देंगे हम, शायद कांग्रेस को दें, पर वो उस तरीके से सपोर्ट नहीं महसूस करते, अटैचमेंट महसूस नहीं करते। मुख्य कारण ये रहता है कि वहाँ एक सेंटर का फैक्टर है, बीजेपी की एक केंद्रीय नेतृत्व है, जो उनको लगता है कि एक हमारे पास एक ऊपर से अलग हाथ है, जिसको डबल इंजन सरकार कहते हैं वो लोग। जबकि कांग्रेस की ये स्थिति होती है कि रामनगर में हरीश रावत जी लड़ने की बात करते हैं, फिर लाल कुआं चले जाते हैं, और एक ऐसा सिचुएशन जैसी दिखती है कि कांग्रेस की आश्वस्त नहीं दिखती, कांग्रेस अपनी लड़ाई की, अपनी चुनावी रणनीति को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कांग्रेस क्यों इस मामले में थोड़ा पिछड़ती दिख रही है? चाहे आप ग्राउंड लेवल पे शायद आप कह रहे हैं कि उनकी स्थिति अलग हो सकती है, पर दिखने में, परसेप्शन की बैटल में ऐसा क्यों दिखाई देता है?
नहीं, ऐसा कांग्रेस के अंदर अभी भी कुछ नहीं है। जिस तरीके से मीडिया में काफ़ी दिखाया जाता है कि प्रीतम सिंह जी एक तरफ चल रहे हैं, हरीश रावत जी एक तरफ चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें चलती हैं। या हरक सिंह रावत जी अभी कांग पार्टी में आए हैं तो उनको टिकट नहीं दिया गया, इससे वो नाराज़ हैं, इस तरीके का मीडिया में चल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस इस बार एकजुट होकर लगी हुई है और प्रदेश में मुझे जहाँ तक लगता है सरकार बनाने जा रही है। और केंद्र की लीडरशिप, मुझे जैसे बीजेपी की जो केंद्रीय सेंट्रल लीडरशिप है वो उत्तराखंड में रहती है। उत्तराखंड में एक अभी मेरे ख्याल से यात्रा शुरू की उन्होंने। एक पूरा अभी कोविड के कारण काफ़ी वो लग गया, पर राजनाथ जी यहाँ आए थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के यहाँ आए थे, उन्होंने कैंपेन की शुरुआत की। कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप इस पूरे कैंपेन से लगभग गायब दिखती है। तो आपको ये नहीं लगता कि एक ऐसा राज्य होने के चलते जहाँ लगता है कि कांग्रेस ही एकमात्र अल्टरनेटिव है, लगता है दिखने में कि बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी में भी दोनों पार्टियां एक के बाद एक आई हैं, तो हम दोनों को मान सकते हैं कि कांग्रेस यहाँ बड़ी पार्टी है, उसके बावजूद वो एक ऐसा स्ट्रांग पोजीशन नहीं दिखा पा रही है। मतलब उसकी वजह क्या है? मतलब आपको लगता है कि कुछ चेंज होना चाहिए, कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको लगता है कि कांग्रेस बेहतर कर सकती है इन चुनावों में? यही है फ़िलहाल जो क्या बोलते हैं, आज हमारे यहाँ पे प्रदेश में भाजपा जो वोट मांग रही है कि वो हमने नहीं किया है, मोदी जी ने किया है। देखिए, ये सेंट्रल का चुनाव नहीं है। सेंट्रल का जब चुनाव होगा तब सेंट्रल की उसमें बात होगी। इस टाइम हमारे ये प्रदेश का चुनाव है और हम यहाँ पे अपने क्षेत्र से विधायक और अपने लिए मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं इस तरीके से लगता है कि इसको हमें उससे सेंट्रल के चुनाव से जो कि भाजपा कर रही है वो कनेक्ट नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ पे हमारे ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। हमारी पार्टी में हरीश रावत जी हैं, जिनको हर एक सर्वे दिखा रहा है कि वो उत्तराखंड के सबसे बड़े नेता हैं। उनके अंडर लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और अच्छा कर रही है और सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं बस एक बात पूछना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कांग्रेस जीतती है तो सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया है उन्होंने, अभी तक ऑफिशियल रूप से नहीं किया है, तो अगर पार्टी जीतती भी है तब भी क्या उस स्थिति में आपको इस बात का मानते हैं कि हरीश रावत बनेंगे मुख्यमंत्री, या पिछली बार की तरह ऐसा कुछ होगा कि जो पार्टी में एक गुटबाजी दिखती है उसमें एक फार्मूला बनेगा कि 3 साल 2 साल वाला, जैसे पिछली बार हुआ बहुगुणा जी के साथ, तो ऐसा कुछ होगा आपको लगता है? देखिए, जो ये मुख्यमंत्री का फैसला है ये हमारी पार्टी का हाई कमान है वो करता है। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। पूरा इसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से पूरा सारी चीज़ें उस प्रोसेस के को देखते हुए निकलती हैं और फिर लास्ट में अलग हाई कमान जो हमारा पार्टी का है, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, ये सब लोग डिसाइड करते हैं। इस चीज़ का फैसला लास्ट ही में होता है हर बार की तरह, इस बार भी लास्ट ही में इसका फैसला होगा। बस ये है कि जो लीडरशिप में चुनाव लड़ा जा रहा है वो सिर्फ हरीश रावत जी की चुनाव उसमें लड़ा जा रहा है। यमकेश्वर विधानसभा के बारे में आप बताइए कि इस बार यहाँ क्या लग रहा है कि मेरे ख्याल से इस बार यहाँ जो रावत जी, रेणु रावत मेरे ख्याल से जी, रेणु बिष्ट। रेणु बिष्ट, आई एम सॉरी, बीजेपी की प्रत्याशी रेणु बिष्ट हैं। और तो क्या लग रहा है कि समीकरण किस तरफ कैसे बैठ रहे हैं? समीकरण तो अभी तक जो देखे जा रहे हैं, जो माने जा रहे हैं, अभी तो बराबर का आंकड़ा माना जा रहा है। शैलेंद्र रावत जी भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, परंतु उनका भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं विरोध हुआ है। वो पहले बीजेपी के साथ थे और ये चलता रहता है, ये आज ही नहीं। और हमारे सहायक अभी मेरे भाई शिवाजी अभी बात कर रहे थे कांग्रेस की, जो एक परिवार से खुद बाहर नहीं निकल पाई, वो देश को क्या बेड़ा पार लगवाई किसी चीज़ का। मेरा तो मानना ही रहा पहले से। और दूसरी बात, हमारी जो नियर बाई विधानसभा है, ऋषिकेश विधानसभा, उसमें टिकट की दौड़ में 3 लोग थे कांग्रेस से। उसमें खरोला जी थे, रमोला जी और सुरबीर सजवाण जी। टिकट की दौड़ चलते चलते रमोला जी को तो टिकट मिल गई, परंतु सुरबीर सजवाण जी जो एक चेहरा अच्छा माना जा रहा था कांग्रेस में, वो भी अपना नामांकन दाखिल करते हैं। तो कांग्रेस तो खुद में ही 2 फाड़ हो चुकी है। तो ऐसे में जीतना तो एक अलग बात है और सरकार बनाने एक अलग बात है। यहाँ जो पिछली विधायक थी खंडूरी जी की बेटी जी, वो इस बार जा रही हैं मेरे ख्याल से रामनगर, कोटद्वार, सॉरी कोटद्वार। तो अगर वो कोटद्वार जा रही हैं तो मतलब क्यों आपको लगता है कि ये चेंज किया गया है? क्या विधायक की परफॉर्मेंस खराब रही आपको ये लगता है, या स्ट्रेटेजिकल डिसीजन है कि वहाँ से हरक जी अब उनके पास नहीं है अवेलेबल, कांग्रेस में चले गए हैं तो उनको वहाँ फील्ड करना ज़रूरी था? ये सिचुएशन क्यों लगता है आपको बनी है? सर सिचुएशन सरकार में आती और जाती रहती है, ये पार्टी नेतृत्व तय करता है। पार्टी नेतृत्व पार्टी को लगा है कि रितु खंडूरी जी ये सक्षम है या नहीं है, ये पार्टी जानती है। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में कह रहा हूँ,
वैसे बेसिकली हमने कभी ज्वाइन तो नहीं की, परंतु हिंदुत्व के नाम पे, मोदी जी के नाम पे फिर अलग एक एजेंडा हो सकता है किसी चीज़ का। परंतु फील्ड की बात करें हम तो रितु खंडूड़ी जी भी अपने आप में सक्षम है, मेजर जी की बेटी हैं, और मुझे जहाँ तक मेरा मानना है, और कोटद्वार की जनता उन्हें बहुत भरपूर प्यार देगी इस बार, और वहाँ से भी सीट आएगी और रेणु बेस जी भी यहाँ से जीतेंगी। अब देखना है कि बाकी आगे क्या चलता है। और आपको ये कि बीजेपी भी यहाँ पिछली बार भी जीती थी और लगातार मतलब इस इलाके की बात हो तो यहाँ बीजेपी का थोड़ा मतलब पुराना काफ़ी लंबे समय से जीतती आ रही है, तो एक थोड़ा गढ़ जैसा भी माना जाता है। तो उन्होंने विधायक चेंज किया है, परंतु जैसा वो बता रहे हैं कि उनको लगता है कि एक स्ट्रेटेजिकल डिसीजन था हरक सिंह रावत जी के जाने की वजह से। तो आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या कांग्रेस इस बार यहाँ बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी? सबसे पहले तो मैं अपने भाई की बात का जवाब देना चाहता हूँ कि अगर मेरे पापा किसी बिज़नेस को कर रहे हैं तो क्या मैं उस बिज़नेस को नहीं कर सकता? अगर किसी के पिताजी डॉक्टर हैं तो क्या उसका बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता? हाँ, उसके अंदर उस चीज़ की क्वालिटीज़ होनी ज़रूरी हैं। अच्छा, आपने बोला कि वो बेटा होना, मतलब आप उस बात का जवाब दे रहे थे कि कांग्रेस की लीडरशिप में राहुल गांधी जी को शायद परिवारवाद की वजह से उनको मिलता है मौका। तो मतलब ये क्वेश्चन इसलिए उठता है कि राहुल गांधी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। मैं मतलब ये परसेप्शन बनेगा ही अगर आप बहुत सारे राज्यों के चुनाव लगातार हारेंगे। विपक्ष भी यही कहता रहता है कि राहुल गांधी जी के आने के बाद एक वो मोदी जी का मंत्र चला कि पूरा देश कांग्रेस साफ, ऐसे ऐसी बातें हुई। तो इन सब स्थितियों में जबकि राहुल गांधी नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं और उनके आने के बाद कई सारी स्टेट्स की सरकारें गई, तो तब आप तब ये इल्ज़ाम लगना स्वाभाविक नहीं है कि उनको केवल इसलिए पद मिला हुआ है कि वो पुराने परिवार से आते हैं, बड़े परिवार से आते हैं? उन्होंने पिछले अपने लोकसभा चुनाव के बाद अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था और उन्होंने जो भी जहाँ जहाँ हमारी पार्टी हारी, मैं भी एक कांग्रेस को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हूँ, कहीं ना कहीं साथ रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं जब उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी तो उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार किया कि शायद मैं परफॉर्म नहीं किया कर पा रहा कर अभी परफॉर्मेंस नहीं है, तो मैं अभी रेस्ट चाहता हूँ, मैं अपनी पार्टी का अभी नहीं चाहता हूँ। और दूसरी बात साथ में ये भी है कि हमारे जो पार्टी के कहीं ना कहीं अध्यक्ष हैं, किसी की बात को अगर मोड़ के आप, तो फिर भी मैं आपके चैनल को देखता हूँ, आपका चैनल है जो हकीकत दिखाता है। कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, किसी के बयान को तोड़ मरोड़ के दिखा देना इस तरीके से, तो उसका भी हम कहीं ना कहीं, जो आजकल आपने नाम भी सुना हो, गोदी मीडिया जिस तरीके से कर रही है हर जगह पे, हम उस चीज़ का भी कहीं ना कहीं विरोध ही करते हैं। नहीं, फिर अगर आप ये कहेंगे कि एक पर्टिकुलर परिस्थिति है वो जो हो सकती है, परंतु उसको आपको काउंटरएक्ट करने के लिए एक इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस, तो वो कुछ तो प्लान बनाती होगी, कुछ तो सोचती होगी कि हम उसको कैसे काउंटरएक्ट करें। अगर परसेप्शन की बैटल में वो हार रहे हैं तो हम उसको कैसे दिखाएं। और एक पर्टिकुलर ये है कि आप स्टेट के बाद स्टेट हारेंगे तो उसमें एक पूरा दोष मीडिया को ही नहीं जा सकता, वो सेंट्रल लीडरशिप को शायद उठाना ही पड़ेगा, मेरे को लगता है। आने वाले जो ये अब वर्तमान में जो 5 राज्यों में चुनाव हैं, उसमें हमारी पार्टी अच्छा करेगी और हम सरकार बना रहे हैं। उत्तराखंड में बना रहे हैं, मणिपुर में बना रहे हैं, गोवा में बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी हमारा काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे भी हमारी प्रियंका गांधी जी के लीडरशिप में पार्टी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इस बार हम जीतेंगे, काफ़ी राज्यों को हम जीतेंगे। उत्तराखंड तो खैर हम जीत ही रहे हैं। बहुत संभव है कि आपकी पार्टी के बहुमत आ जाए, आप हो सकता है आपके पास ज़्यादा विधायक भी आ जाएं, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद कांग्रेस के कितने विधायक कांग्रेस में रहते हैं। पिछली बार उत्तराखंड में यही हुआ, गोवा में भी हुआ, जो सच्चाई है। तो ये क्वेश्चन लोगों के मन में, ये क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए भी आता है कि कांग्रेस के विधायक अगर वो टूट के चले जाएंगे तो उनके जीतने का भी कोई मतलब नहीं है फिर। ये तो पार्टी से किसी का नाराज़ होना या किसी का चले जाना, पार्टी से किसी का चले जाना तो वो कोई दिक्कत नहीं होती। कोई पार्टी में आता है उसका भी वेलकम होता है। ये खाली कांग्रेस में नहीं है। आज आप देख रहे होंगे वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने लोग भाजपा को छोड़ के एसपी ज्वाइन कर रहे हैं। ये तो ऐसा होता है, ये तो पॉलिटिक्स है। इसमें पार्टी की वजह से कांग्रेस से भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा से कांग्रेस में आ रहे हैं। ये खाली कांग्रेस में नहीं है, तो सिर्फ ऐसे खाली कांग्रेस में दिखाया जा रहा है। बाकी हर पार्टी में ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है। कांग्रेस ये इल्ज़ाम लगाती है कि बीजेपी को जब विधायक चाहिए होते हैं तो उनकी कांग्रेस की एलर्जी ख़त्म हो जाती है और बाकी टाइम वो कांग्रेस को बोलते रहते हैं कि ऐसी पार्टी वैसी पार्टी। तो विपक्ष का ये इल्ज़ाम आपको कितना सही लगता है कि आप कई बार बीजेपी में लोग
चुनाव जीतने के बाद अगर कांग्रेस ही हैं तो वो वहाँ शिफ्ट कर जाते हैं, उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं? ये तो हमारे सहयोगी शिवाजी का कहना है। अगर सरकार बनानी है तो कुछ मत चाहिए होते कभी कभी, अगर मुझे ज़रूरत है तो हमने लिए, परंतु ये ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती है? परिवारवाद से जो पार्टी बाहर ही नहीं निकल सकती। अभी शिवाजी का कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ जनसंख्या मानी जाती है, वहाँ का प्रियंका गांधी जी नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे देश में कांग्रेस का राहुल गांधी जी नेतृत्व कर रहे हैं। फिर एक तरफ कहते हैं कि उन्हें विराम की ज़रूरत है, उन्हें इस्तीफा दे दिया। अभी एक तरफ आप कहते हैं वो युवा हैं, एक तरफ उन्हें विराम देने की ज़रूरत। ऐसी मतलब परिस्थिति क्यों बन रही कांग्रेस में? बीजेपी में ऐसी परिस्थिति आपने कभी देखने को नहीं मिला। और परिवारवाद मोस्टली बीजेपी में नहीं चलता है। अब 1-2 सीटों पे आप देखेंगे वहाँ टिकट मिलती, कहेंगे जैसे अभी हरक सिंह की बात चल रही थी, हरक सिंह जी पहले भी कांग्रेस में थे, उनकी वहाँ चली नहीं चली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्होंने सरकार तोड़ के सरकार बनाई, सहयोग से सरकार चली। अब उन्हें इस बार अपनी बहू अनुकृति जी को भी टिकट चाहिए था, अपनी भी टिकट चाहिए थी, लेकिन परिस्थिति ऐसी नहीं होती है। बीजेपी थोड़ा एक सामांतरण उसका अपना है, उसने देखने का तरीका अपना है। उस प्रकार से अगर हरक सिंह जी नहीं मान पाए तो चले गए वापस। ये अच्छा, बीजेपी का ये कि है पुष्कर धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो अगले 5 साल वही मुख्यमंत्री रहेंगे, या ये एक एंड मोमेंट पे, चूँकि वो कभी मंत्री पद नहीं रहा उनके पास, एंड मोमेंट पे उन्हें बनाया गया, ये देखते हुए कि वो उनका पास्ट कमोबेश क्लीन रहा है, तो विपक्ष मतलब कांग्रेस ही इल्ज़ाम लगा सकती है और लगाती भी है कि ये एंड टाइम पे उनको बना दिया, कोई ज़रूरी नहीं है अगले 5 साल रहें। तो आपको क्या लगता है बीजेपी अगले 5 साल एक ही मुख्यमंत्री के साथ चल पाएगी इस बार? बिल्कुल चलेगी, इसमें चलनी है, चलेगी। युवा नेतृत्व, इसीलिए तो कहा है कि हमारी सरकार ने कहा है बिल्कुल युवा नेतृत्व है। और आप देख रहे हैं वो धरातल भी काम करेंगे। हम अभी परिप्रेक्ष्य में हो ना हो, अभी स्वार्थ की राजनीति अलग है, हमारा अपना स्वार्थ क्या है मेरा वो अलग बात है। पर एक पार्टी के बेस में सोचा जाए तो आने वाले जो 5 साल होंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत कामयाब होंगे। और मुझे जहाँ तक मेरा मानना है हमारी सरकार भी बन रही है, सब कुछ तय, और जय से होकर जय भाजपा, जय भाजपा। जी, शिवाजी आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे कुछ युवा लोगों से जिनके रोजगार के मुद्दे हैं और पार्टी पॉलिटिक्स को लेकर भी उनकी अपनी समझ है, वो समर्थन रखते हैं या विरोध रखते हैं, ये उनका अपना मत है। परंतु हम देख सकते हैं कि चुनाव को लेकर उनकी कुछ समझ है और वो सोचते हैं कि किसी पर्टिकुलर पार्टी को जीतना या हारना चाहिए। तो लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा ऐसे ही जारी रहेगी। आप देखते रहिए लल्लन टॉप।